फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जीन पियाजे का डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग जीन पियाजे से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वो उस तरह से अलग है जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का सोचने का जो तरीका होता है किस तरीके से अलग होता है। तो ये प्रकार से अलग होता है। ठीक है ना, मतलब इसका सोचने का जो प्रकार होता है वो अलग होता है। अब देखिए, जीन पियाजे का जन्म ये जो है 1806 में हुआ था और मृत्यु 1980 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है ना वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार सीटीपी में पूछा गया है कि विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपको पता है कि गर्भावस्था में ही जो है आपका विकास बच्चा का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भ्रूण अवस्था से फिर बच्चे जो है उसके एक एक शरीर का अंग बनने लगता है। फिर देखिएगा उसका वेट बढ़ने लगता है, फिर पुण्य वो बच्चे का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से गर्भावस्था में ही होता है। इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना, ये आपका शिशुअवस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, संज्ञान विकास के बारे में बोल रहा है। अब देखिए, संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो आयु वृद्धि के साथ बालक और बालिकाओं के द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि अपने इन्वायरमेंट से जो भी बच्चे जो है जो भी वो नॉलेज गेन कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग संज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जिसमें द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड है, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड है, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड है। ये कुछ पियाजे का किताब है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए, पियाजे ने कुछ टर्म्स एंड कुछ टर्म्स बताए थे और जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि अनुकूलन, इसको इंग्लिश में हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। और ये है साम्य धारण, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक ही स्कीम से और एक स्कीमा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडाप्टेशन जो रहता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है एसिमिलेशन होता है, जिसको हम लोग आत्मसात्करण कहते हैं। ठीक है, और एक जो होता है समायोजन होता है, जिसको हम लोग अकोमोडेशन कहते हैं। अब यहाँ से ना अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी थोड़ा सा ट्विस्टेड तरीके से पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम्पल देके पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एसिमिलेशन में क्या बोल रहा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। मतलब हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, बस नई इंफॉर्मेशन को जोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो आत्मसात्करण कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह समायोजन, समायोजन में क्या है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है ना, अगर उसमें हम चेंजेस करते हैं, चेंजेस लाते हैं, यानी मॉडिफिकेशन, ये देखिएगा चेंजेस, यहाँ पे परिवर्तन साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन ना आए, तो अगर परिवर्तन या चेंजेस देखने को मिल जाए, चेंजेस या मॉडिफाई देखने को मिल जाए, तो ये समायोजन की बात कर रहा है। क्योंकि दोनों में जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस कैसे हम निकाले, तो उसके लिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये चेंजेस करता है, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें चेंजेस ला रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन ला रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। संतुलन, ये तो पता है, जब हम लोग आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में संतुलन बना के रखते हैं तो उसको हम लोग इक्विलिब्रिएशन कहते हैं। देखिए, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी अपना नॉलेज अपने मस्तिष्क में बच्चे जो भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्था में समझाया है, जो कि हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बातें किसने की थी। ठीक है, ये किससे संबंध रखता है, तो जीन पियाजे से रखता है,
और जिन पियाजे ने कितनी अवस्था दी है संज्ञानात्मक विकास का, तो 4 अवस्था दी है। ठीक है, तो पहला जो अवस्था है ना, इसको हम लोग इंद्रजनिक अवस्था कहते हैं, या हम लोग स्वेदी पेशी अवस्था कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक का रहता है। ठीक है, तो इसमें ना बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इम्पोर्टेंट है, ये कीवर्ड है ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, जिसको हम लोग सेंसरी कहते हैं। ठीक है, तो सेंसस के थ्रू सीखते हैं। अब ये देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसमें वस्तु अस्तित्व, यानी जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, उसका भी गुण आ जाता है। अब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास की कौन अवस्था में देखने को मिलता है, तो सेंसरी मोटर में देखने को मिलता है। पता है इसमें होता क्या है, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, अगर आप उसके साथ खेल रहे हो, तो कभी आप ना अपने हाथ से अपने मुंह को छुपा लो, तो बच्चा क्या करेगा, आपका हाथ को हटा लेगा और आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, है ना। इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो इस अवस्था में कुछ स्टेप था, जिसमें कि एक है आपका प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन से, ठीक है, जो कि 1 से लेके 3 माह की अवस्था का है। फिर आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन से एक सबसे पहले प्राइमरी रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कि जन्म से लेके 1 माह तक होती है। फिर प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है, फिर आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसको हम लोग गौण वित्तीय प्रतिक्रिया कहते हैं, जो कि 4 से लेके 6 महीना तक की अवस्था में होती है। खैर इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमें बस जानना है। ठीक है, फिर गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन कहते हैं, ये 7 से लेके 10 महीने तक की अवस्था होती है। फिर टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 11 महीने से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है। फिर जो फाइनल स्टेज रहता है, ये जो रहता है 24 माह की अवस्था तक रहता है। यानी इसमें पूरे 6 अवस्था के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यानी इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये 2 से लेके 7 साल की अवस्था में होता है। ठीक है, इसमें देखिए अनुकरण करता है, बच्चे जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अनुकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमिटेशन। अनुकरण को इमिटेशन कहते हैं। और अनुकरण होता क्या है, तो जैसे बड़े करते हैं ना, उसका नकल करना, सिंपल सा वर्ड नकल करना। तो ये जो नकल होता है ना, ये आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और खिलने की आयु जो रहता है इसी अवस्था में होता है ना। देखिए इसमें जो है ना, बच्चे जो है ना हर चीज को पूछने लगते हैं। ठीक है, यानी सवाल जवाब बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इसको लोग अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा आप कि जो छोटे बच्चे होते हैं 4 या 5-6 साल के, वो सवाल बहुत करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है, ये कौन दिया, ये अगर आपके घर से कोई सामान आ जाएगा, मम्मी कौन लाया इसको, कब आया, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, है ना। तो ये इसी अवस्था में होती है। वस्तु अस्तित्व का भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए निर्जीव वस्तु में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। तो जीववाद हमें किस में देखने को मिलता है, तो ये आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, अनुकरणशीलता पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जैसे कि अभी जीववाद हम देखें, जैसे कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, फिर एगोसेंट्रिज्म। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भाई बताइए एगोसेंट्रिज्म जो है ये किस अवस्था में देखने को मिलता है, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मतलब दूसरा अवस्था में देखने को मिलता है, जो कि 2 से लेकर 7 साल तक की अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद अपलटावी, जिसको हम लोग इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, इसमें बच्चा जो है वस्तु संख्या समस्या आदि को क्या है, उलटना पलटना सीख जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो अवस्था होती है ना, इसको हम लोग मृत सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, या इसको हम लोग स्थूल सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये ना दोनों वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिल जाता है। अगर स्थूल दे दिया, स्थूल की जगह मृत दे दिया। ठीक है,
तो इसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 7 से 12 वर्ष तक का होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तार्किक चिंतन कौन अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, तो ये केवल जो है मृत सक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तु तक है। हाँ, अब देखिए, ये प्रत्यक्ष वस्तु मतलब जिसको वो डायरेक्ट देख रहा है, ठीक है, वहीं तक सीमित रहता है। मतलब जिसको वो देख रहा है, जिसको वो छू रहा है, उसी तक वो सीमित रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये दो वस्तु के बीच में तुलना करने लगता है, अंतर करने लगता है, समानता असमानता बतलाना सीख जाता है, सही या गलत क्या है ये भी सीख जाता है। तो ये फीचर्स जो है हमें इस अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे परिवर्तन व विकेंद्रीकरण की भावना का भी विकास हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका इंडक्टिव रीजनिंग, जिसको हम लोग आगमनात्मक तर्कना जो कहते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट जो स्टेज है, इसको हम लोग औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यानी 12 वर्ष से जो वयस्क तक होता है, जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी इंग्लिश में कहते हैं। अब इस अवस्था को हम लोग तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके का क्वेश्चन होता है। तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो ये लास्ट स्टेज, मतलब आपको किसके बारे में बोल रहा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बोल रहा है। मतलब किसके बारे में बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के बारे में बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया कि तार्किक चिंतन किस स्टेज में प्रारंभ होता है, तो ये 3rd स्टेज आ जाता है, ठीक है, मृत सक्रियात्मक अवस्था से आ जाता है, यानी स्थूल सक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे हम लोग। देखिए इसमें अपनी पहचान बताना, अपनी प्रशंसा करना, ये लोग को पसंद आता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आलोचनात्मक तर्कना होता है, निम्नात्मक तर्कना होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या अच्छा, तो यहाँ से पे कुछ ऐसे ही थे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ था यहाँ पे हम लोग इस स्टेज में डिस्कस करने लगे। यहाँ पे जैसे क्या होता है इस स्टेज में, जैसे लड़की जो है मतलब अपोजिट सेक्स के थ्रू भी इंटरेक्शन होने लगता है यहाँ पे इस स्टेज में। तो आज का क्लास वहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज का क्लास सिर्फ हम लोगों का डिस्कशन का था, और इससे पहले जो हम लोग क्लास किए हुए थे उसमें हम लोग एमसीक्यू क्लास किए हुए थे। यानी एमसीक्यू आपका जो आपका पियाजे का है, पियाजे से जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड है हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।